अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर आप लोगों के सामने मुज़फ़्फ़र कुरैशी सुन चुके हैं आप ऑलरेडी, बहुत लेक्चर्स देख चुके इंग्लिश के हवाले से। आज हम एक डिफरेंट चीज़ करने जा रहे हैं और दैट इज़, सबसे पहले तो आप बच्चों के लिए लिख दूँ फन गैट का जो हम पोर्शन करने जा रहे हैं ये इंग्लिश से रेलेवेंट है, मैथमेटिक्स से भी रेलेवेंट है किसी हद तक, बट मेनली हम इसको लैंग्वेज ही में कंसिडर करते हैं। और वो क्या है मैं लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए, लॉजिकल, बल्कि रिवर्स कर देते हैं इसको, दैट इज एनालिटिकल एबिलिटी and लॉजिकल रीजनिंग। ये दो हमारे आज के पार्ट्स हैं और दोनों बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इट विल बी अ फन। एक बार तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जैसे इट विल जोल्ट योर ब्रेन, दिमाग एक बार हिलाएगा चीज़ें थोड़ी सी, लेकिन अल्टीमेटली फिर हम एक बार जब आप इसको सीख जाएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट फन और आपको हमेशा ही बड़ा, यू विल फील वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड अबाउट इट। सो ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से आपसे पूछी जाती हैं फास्ट के टेस्ट में, ख़ास तौर पे एक पूरा पोर्शन है इसका, वो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी इसकी। सो उस हवाले से ही हमने इसको देखना भी है मेरे बेटे। अब दो चीज़ें हैं इसमें। नंबर वन क्या है, एनालिटिकल एबिलिटी। नाम इससे आपको जाहिर है, एनालिटिकल, it automatically means that it is related to analysis of a given कि गिवन सिचुएशन है उसका एनालिसिस करना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं बज़ाहिर तो आपको लग रहा होता है कि बड़ी मुश्किल हैं, बड़ी टफ हैं, बड़ी दिमाग इस पे लगाना पड़ता है, बट अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। दे आर वेरी कन्वीनियंट, वेरी कंफर्टेबल, और जब आप इनको करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इनको लेकर चलना है। सो ये वही काम है जो हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हैं, मतलब एनालिसिस हम बेशुमार बार कर रहे होते हैं। मसलन आप एक पेपर देकर आते हैं और घर आते हैं तो आपसे पूछा जाता है या आपके अपने दिमाग में एक एनालिसिस उसका बनता है कि जितना कि मैंने पेपर किया है ये मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे। समटाइम वो एनालिसिस ठीक भी होता है, समटाइम थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाता है, बट आपके जहन में एक एनालिसिस मौजूद होता है। बेशुमार बार जब हम एक किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, किसी परेशानी का शिकार होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम कहते हैं कि यू आर इन अ फिक्स, एक फड्डे में, एक मुश्किल सूरत हाल में फंस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, वे आउट ढूंढते हैं कि किस चीज़ को कैसे करेंगे, किस चीज़ को कहाँ आप एडजस्ट करेंगे
तो आप एनालिसिस तो आप उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो यही एनालिसिस है, आपसे अक्सर मशवरा मांगा जा रहा होता है, मतलब एक आपको सिचुएशन कोई आपका दोस्त बताता है कि यार ये मसला है, आप उस मसले के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उस मसले का कोई ना कोई हल पेश करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एनालिसिस। तो यही एनालिटिकल एबिलिटी जो है, यही सेंस आपको यहाँ भी चाहिए होती है। काम वही है, मेथड भी बिल्कुल वही है, सिर्फ आपको क्या करना होता है कि एक वो काम जो आप ज़ुबानी कलामी कर रहे होते हो, या वो काम जो आप सिर्फ एक गॉसिप के तौर पे, एक डिस्कशन के तौर पे कर रहे होते हो, उसको आपने थोड़ा सा फॉर्मल अंदाज में, थोड़ा सा कैलकुलेटेड अंदाज में, उसको मैथमेटिकल अंदाज में चीज़ों को फ्रेम करके, चीज़ों को इवेल्युएट करके, उनकी ऑर्डरिंग करके, उनकी पेयरिंग करके, उनकी एडजस्टमेंट करके, उन चीज़ों को आपने अपने सही मकाम पर रखना होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी कहते हैं, कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपका एनालिसिस ठीक था या नहीं था। अब अगर हम इसकी बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी की, तो 6 तरह के एनालिसिस आपको इसमें नज़र आते हैं। There are 6 types. छह तरह के सिनेरियो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख देता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि एनालिटिकल एबिलिटी बुनियादी तौर पर क्या है, किस तरह से इसको हम वर्कआउट करते हैं। ये देखिएगा, एग्जाम्पल्स हम कह रहे हैं, मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ। ये कंपैरेटिवली ज़रा आसान एग्जाम्पल्स हैं, सो दैट कि आपको पहले ही लेक्चर में इतना डरा ना दिया जाए कि आप समझें कि ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजियर एग्जाम्पल्स हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है जी, या इसको आप, ये एक एग्जाम्पल है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इसके बाद क्या नंबर आएगा? तो आप देख रहे हैं कि ये जितने नंबर हैं, अगला नंबर उसका हाफ है, या 2 से उसको डिवाइड करके अगला नंबर अचीव किया गया। कि सपोज जब हम 64 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो दैट इज 32। 32 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 16, एंड देन 16 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 8। अब इसी पैटर्न पे क्या होना चाहिए? 8 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट शुड बी आवर आंसर? हमारा यहाँ पर आंसर होगा दैट मस्ट बी 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको, ये आपका एक एनालिटिकल एबिलिटी है, एनालिसिस है, कि आपने एक ट्रेंड को देखते हुए, गिवन सिचुएशन को देखते हुए आपने उस पर अपनी जो वर्डिक्ट है या अपना ऑप्शन जो है उसको मार्क करना है। आगे देखें, कुछ 1-2 और एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम कंपैरेटिवली जो टफर एग्जांपल्स हैं उन पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जी एक और सीरीज़ पे हम काम करते हैं,
और ये सीरीज क्या है? दैट इज 76, 74, 70, 68 blank. Now what number should come next? अगला नंबर क्या होना चाहिए? इसमें आप देखिएगा, बल्कि यहाँ चलें एक और भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए आप बच्चों के लिए। ये ले, अब इसमें देखिए पैटर्न क्या बन रहा है कि फर्स्ट गैप कितना है? 2 इंटीजर्स का, 2 नंबरों का, और सेकेंड गैप क्या है? दैट इज ऑफ 4 इंटीजर्स। 76 से 74 ये गैप कितने हैं? 2 का। और 74 से 70 ये कितना है? दैट इज 4। फिर 70 से 68 ये 2, और फिर 68 से 74 ये बनता है 4 का। पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ 2 नंबर का गैप, फिर 4 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का। अब 4 के बाद फिर अगला गैप क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 नंबर का गैप आना चाहिए। तो 64 को अगर हम 2 नंबर से रिड्यूस करेंगे, 2 इंटीजर्स डाउन जाएंगे, तो क्या आएगा? 64। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर मस्ट बी 62। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। डन। अच्छा, फिर सीरीज़ के अलावा शेप्स का हो सकता है, डायरेक्शंस का हो सकता है। मसलन आपसे अगर मैं ये कहूँ, बल्कि चलें एक मिक्स सीरीज़ पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। Look at this series. ये देखिएगा, अंदर नीचे लिख देता हूँ। अब इसका पैटर्न देखें, नीचे ऑप्शंस भी हम चलें, ऑप्शंस भी आपको लिख देता हूँ। ऑप्शंस अगर आप इसकी देखें तो वो हैं जी A16, G4, E4 and the last one is E3। अब 3 तो अंडरस्टूड है, 3 तो वैसे ही कट जाएगा ना, बिकॉज हम सारे ऊपर क्या करें, इवन नंबर्स में चल रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकियों कब देखते हैं। पैटर्न क्या है कि जो अल्फ़ाबेट है, ये लेटर है, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एक कम होता जा रहा है, D से C, C से B, और जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, नंबर्स, वो क्या है, वो बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीपल्स, 8 का मल्टीप्लाइड बाई 2 होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, लेटर एक रिड्यूस करना है, तो F और D के बीच में क्या आता है, दैट इज
ई, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी E4। सो इस तरीके से हमने अपने एनालिसिस को लेके चलना होता है। एक और एग्जांपल हम ज़रा डायरेक्शन के हवाले से कर लेते हैं। ये ज़रा थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है। ये देखिएगा, a man is facing west, किधर खड़ा है, वेस्ट की तरफ। he turns 45 degree and clockwise डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री टर्न करते हैं and then turns 180 degree in the same डायरेक्शन। फिर 180 डिग्री फर्दर इसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो ट्रैवल करता है। देन आगे देखिएगा, he then turns to 70 degree in anti-clockwise डायरेक्शन। कि 270 डिग्री क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखिए असल जो बात है कि फाइंड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। फाइंड डायरेक्शन he is facing now। अब जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं जी, साउथ वेस्ट, बीटा आपके पास है वेस्ट, चार्ली है साउथ, और डेल्टा है जी आपके पास ईस्ट साउथ। अभी आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं। अब इसको ज़रा आप ड्रॉ करके, इसका वही जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसका आपने क्या करना है, एनालिसिस करके देखना है। एनालिसिस कैसे बनेगा, अच्छा जी, अब लेट्स से कि लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, उसकी शेप पे मत जाएं, आप उसको बस जहन में रखें। दिस इज व्हाट वी कॉल ये आपका
नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब वो बंदा खड़ा है यहाँ वेस्ट में और उसने ट्रैवल कितना करना है 45 डिग्री। तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो क्या जाएगा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ जाने के बाद मैं अभी ये ऊपर वाला हटा रहा हूँ। नॉर्थ ट्रैवल करने के बाद उसने कहा कि उसने 180 डिग्री फर्दर ट्रैवल करना है इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो यहाँ आएगा और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा इधर। ठीक है, अब ये उसने टोटल ट्रैवल किया जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने ट्रैवल करना था कि यहाँ से 45 डिग्री ये वाला जो हमने किया था, देन वहाँ से फिर 180 डिग्री बल्कि सॉरी ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री यहाँ तक जाएगा। एरर की माजरत बच्चों, ये 45 डिग्री बनेगा। और अब यहाँ से उसने फिर 180 डिग्री लेना है टर्न, तो वो ऑलमोस्ट बनेगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से वो दोबारा एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेगा कितना 270। तो 270 ये देखें यहाँ पर क्या हुआ 180 और 180 से दोबारा 45 ये और 90 हमने ये करना है, 90 प्लस 90 होगा ना इस पॉइंट पे। मतलब ये 180 डिग्री यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ से यहाँ तक फिर ये आगे 90। तो 180 प्लस 270 डिग्री, सॉरी 170 प्लस 90, तो ये क्या हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक वो टोटल ट्रैवल करेगा कितना 270 डिग्रीज। तो जब यहाँ वो पहुँचेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी साउथ वेस्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज साउथ वेस्ट। ठीक है बेटे, तो ये इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करने डिफरेंट चीज़ें हैं। एक दो और एक एग्जांपल भी आपको कर देता हूँ, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर हम उसको देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन अ सर्टेन केस gigantic is written as gigantic कि जाइगेंटिक को हमने कैसे लिख दिया गिगटेंसी। हाउ इज मिरेकल्स रिटन इन दैट कोड, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। हाउ इज मिरेकल रिटन इन दैट कोड। अब सबसे पहले इसमें आपने क्या करना होता है, कोड डिफाइन करना है कि अब ये बड़ा मुश्किल है, आपको बज़ाहिर लग रहा है कि जाइगेंटिक और गिगटेंसी और मिरेकल और इनको कैसे हम करेंगे।
लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे, टेक्निक आ जाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी कोडिंग करनी है कि ये जाइगेंटिक जिक्टेंसी लिखा कैसे गया है। इसका कोडिंग करने का बेहतरीन हल क्या होता है, ये देखें, ये देखिए, इसको इस तरह से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोडिंग बन गई। अब उसने कैसे लिखा हुआ है इसको, GIGTANCI, ऐसे लिखा हुआ ना। अब देखें, G का क्या था 1, I का क्या था 2, फिर G का क्या था 3। ये 1 2 3 तो ऐसे ही बिल्कुल ऑप्शन सही है। अच्छा, नीचे उधर ना मैं आपको इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। A, B, C और D। अच्छा, अब ये देखें, MIRCAES, इस तरह लिखेंगे, या आप इसको लिखेंगे MIRLACSE, ठीक है। देन या आप उसको लिखेंगे RIMSE, और फिर आप लिखेंगे RIMLCAES। अब आपको बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इनमें तो कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन आप इसकी कोडिंग करके देख लें। कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं ये 1 2 3, ये तो उसी तरह ही आ रहे हैं। अब देखें, T की कोडिंग क्या थी यहाँ पे, T was 6, उसके बाद A क्या था 4, N क्या था 5, C क्या था 8 और I क्या था 7। तो उसने इसको किस कोड में लिखा है, 1 2 3 6 4 5 8 7, इस कोड में लिखा है। जब उसको जाइगेंटिक से जिक्टेंसी किया है तो कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 की बजाय क्या हो गया, 1 2 3 6 4 5 8 7। अब इसी तरह मिरेकल्स को भी कर लें, ये देखिएगा, CLES 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिएगा, हमने कोड अब क्या करना है, 1 2 3 4 6 7 8 नहीं करना, बल्कि कोड हमने क्या करना है 1 2 3 6 4 5 8 7। सो पहले तो 1 2 3 तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे MIR, क्योंकि 1 2 3 क्या है, सेम है। उसके बाद हमने लिखने हैं 6 4 5 8 7। 6 क्या है L, 4 क्या है A, 5 क्या है C, ठीक है, 8 क्या है S और 7 क्या है E। तो ये अगर मिरेकल उस कोड में लिखेंगे इस कोड के अकॉर्डिंगली तो वो ये बनेगा। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल वही कोड है, 1 2 3 6 4 5
8 7, बिल्कुल वही कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था। और इस हिसाब से आप देखें कि हमारी जो राइट ऑप्शन बन रही है, करेक्ट ऑप्शन बन रही है, वो क्या है, दैट इज़ ऑप्शन बी। सो इस तरीके से मतलब चीज़ें मुश्किल नहीं है, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग बज़ाहिर आपको बड़ा एक टफ टास्क लगता है, मुश्किल टास्क लगता है, बट ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हम इसको समझ लेते हैं। सो कंफर्टेबल रहें, इजी रहें, जितना आसान आप इसको रखेंगे, अपने मेंटली इजी रहेंगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें सीधी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट ज़रा सॉल्यूशन की तरफ, इसकी टाइप्स पे, और फिर हम लॉजिकल रीजनिंग की कुछ टाइप्स करेंगे और एनालिटिकल एबिलिटी की भी कुछ टाइप्स हम देख लेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था अभी कि एनालिटिकल एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। सो 6 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, 6 तरह के सिनारियोज एक्चुअली बिल्डअप किए जा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपने मूव करना होता है। वो 6 सिनारियोज कौन से हैं, ये 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। आज हम उसका बेसिक एक इंट्रो सा ही करेंगे, कल से मतलब ऑनवर्ड जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे ऑनवर्ड फिर हम उनको बारी बारी सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट वन है, ये क्वेश्चन होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर टाइप क्वेश्चन। ऑर्डर टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इसमें कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक तरतीब से चीज़ों को अरेंज करना होता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि ये देखिएगा, देयर आर 6 employees in an office, namely A, B, C, D, E, F, ठीक है, 6 एम्प्लॉयज़ हैं। Arrange their rooms under following conditions. नीचे कंडीशंस कुछ आपको दे दी जाएंगी कि इन कंडीशंस के तहत आपने क्या करना है, इनको तरतीब इनकी देनी है, ऑर्डर इनका करना है, ठीक। मसलन कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं, मसलन आप कहें कि E should have room number 5, ठीक है, कि E के पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एट द रूम नंबर 5। A must sit next to B, कि A को क्या होना चाहिए, B के साथ बैठना चाहिए। Then the room of F must be बल्कि must not be
एडजेसेंट टू ई, कि ई जो है उसको एफ के साथ बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन कि जी the room occupied by D ये चलें, अभी फ़िलहाल हम उस कंडीशन को अभी डिस्कस नहीं करते, वैसे हम इसको देख लेते हैं। अभी चूँकि हम एग्जांपल्स कह रहे हैं तो फिर आगे इसको देख लेंगे, हमारे पास स्पेस अभी थोड़ी सी कम है, हम देख लेते हैं इसको आगे। अब ये देखें, ये तीन है ना, तीन कंडीशंस हैं। तो अब आपके पास है रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आप क्या चीज़ करते हैं, जो क्लियर इंफॉर्मेशन है ना उसको ठीक करते हैं। मतलब देखें ई का क्या है कि ई ने तो रूम नंबर 5 ही में बैठना है। देन द रूम ऑफ एफ मस्ट नॉट बी एडजेसेंट टू ई, कि ई के साथ एफ का नहीं होना चाहिए। अब इट मीन्स के वो यहाँ 4 में भी नहीं बैठ सकता और 6 में भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि 4 और 6 में बैठेगा तो दोनों सूरतों में ई के बिल्कुल पास होगा। सो यहाँ पर रूम नंबर एफ हमने कहाँ करना है, रूम नंबर एफ कर देंगे हम 3 पे। इसके बाद अब देखते हैं ए एंड बी, ए मस्ट सिट नेक्स्ट टू बी। तो अब ना ए यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ, क्योंकि 2 स्लॉट्स नहीं हैं। तो ए और बी को हम क्या करेंगे, ए और बी को हम इधर बिठा देंगे, और बाकी जो हमारे पास सपोज बचेंगे डी और हमारे पास क्या बचा सी और डी, इनको अलग अलग भी किया जा सकता है। तो अब ये इस तरतीब से आपने इनको बिठा दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑर्डरिंग, कि ऑर्डर आपने कर दिया, एक तरतीब देनी है चीज़ों को उसके हिसाब से जो कि आपको गिवन सिचुएशन में आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपने एक चीज़ को अरेंज कर लेना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं स्केड्यूल टाइप क्वेश्चंस, या स्केड्यूलिंग भी इसको कहते हैं। इसमें और ऑर्डर में तकरीबन एक ही तरह की चीज़ होती है, सिर्फ इसमें ये है कि आपने उनको ज़रा डेज़ के हवाले से या टाइम के हवाले से आपने उसको स्केड्यूल करना होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्केड्यूलिंग क्वेश्चंस कहते हैं। मसलन हम कहते हैं, फिर ये एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने एम्प्लॉयज़ की एग्जांपल ली, तो हम कहते हैं कि सपोज़ उसमें कंडीशन चेंज कर देते हैं कि ए मस्ट कम ऑन संडेज़, कि 6 एम्प्लॉयज़ हैं और सॉरी संडेज लिख दिया, सैटरडेज लिखना था। कि 6 दिन हैं और 6 ही एम्प्लॉयज़ हैं। तो ए उसमें पहले कंडीशन क्या है कि उसको सैटरडे को लाजमी आना ही आना है। देन बी एंड सी must not come on consecutive days, कि बी और सी को consecutive days में नहीं आना। इसके बाद है कि there must be a 2-day gap between C between B and
ई, ठीक है, कि बी और ई में क्या होना चाहिए, 2 दिन का गैप होना चाहिए। अब ये देखें, हम करते हैं जी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये अब हमने रख लिया। अब इसमें सैटरडे को हमने क्या कहा था कि ए और बी, ए को जो है वो सैटरडे को डेफिनेटली हर हाल में आना है। अब अगली कंडीशन क्या थी, बी और सी इनके 2 कंसेक्यूटिव डेज नहीं होने चाहिए। तो सपोज हम कर लेते हैं बी और यहाँ पर क्या कर लिया, सी। अब अगली कंडीशन क्या थी कि बी और ई में एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज का गैप होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ई लिख सकते हैं, बिकॉज बी और ई में क्या आया, 2 दिन का गैप आ गया। अब अगली देख लें कि यहाँ हम डी रख सकते हैं और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एफ रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्केड्यूलिंग टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। अब आगे चलते हैं जी। थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो होता है ग्रुप टाइप क्वेश्चंस। ये ग्रुप टाइप क्वेश्चंस जो हैं इनमें पैटर्न सारा वही होता है, सिर्फ ये हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं कि ए और बी एक इसको ग्रुप बना देंगे और उनमें फिर इंटरलिंक्ड कर देंगे उनको। इंटरलिंक कैसे करते हैं, से कि ए और बी का अगर ग्रुप छेड़ेंगे तो उस पर बी और सी का ग्रुप जो है, या सी और डी का जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप टाइप क्वेश्चंस। इस तरीके से हमने इसको लेके चलना होता है कि काम वही है जैसे हम यहाँ कर लें, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल्स कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुप बना देंगे। इसी को सपोज हम कर दें कि 6 एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, तो वो ग्रुप फिर पूरे का पूरा मूव करेगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। वो पूरे ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा या उनकी स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी। देन नंबर 4 है पोजीशन टाइप क्वेश्चंस हैं जी। यही जो हम अभी हमने कोडिंग की थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को हमने क्या किया था, डिफरेंट कोडिंग्स में लिख दिया था। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइप क्वेश्चंस। देन कनेक्शन टाइप। कनेक्शन टाइप क्या होते हैं, ये रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये होगा तो इस पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड द एफिशिएंसी, इफ़ द सैलरीज आर रिड्यूस्ड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल गो डाउन। तो ये क्या है, ये कनेक्शन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है फिर कि अगर मैं ये फैसला लूँगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर ये फैसला लूँगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन टाइप क्वेश्चंस। इस तरीके से हम इनको ज़रा इवेल्युएट करते हैं। और लास्ट वन है इफ देन क्वेश्चंस। कॉज एंड इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं। जैसे कनेक्शन टाइप को ज़रा और स्ट्रेंथन कर लें, डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप उससे डिडक्ट करना शुरू कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ़ देन कनेक्शन। अगर ये होगा तो फिर ये होगा, अगर ये ऐसा करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा। तो ये 6 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हम करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी में। तो एनालिटिकल एबिलिटी बेसिकली इन 6 क्वेश्चंस के एक क्लब करके एक मजमूए का नाम है। और ये 6 के 6 क्वेश्चंस इंशाल्लाह जब हम इस पर काम करेंगे
तो आपको सारे के सारे मैं डेफिनेटली करवाऊँगा। दूसरा पार्ट जो हमारा था दैट वाज लॉजिकल रीजनिंग। अब ये भी बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जब हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे ना, तो एनालिटिकल एबिलिटी उसमें भी आपको याद होगा हमने इन्फेरेंस के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, कि जिसमें आप रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो वो इन्फेरेंस बुनियादी तौर पे एनालिटिकल एबिलिटी, या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिक बेसिकली एक ग्रीक वर्ड था लोगोस, उसका मीनिंग था, आप उसको कहते थे, वैसे उसका मतलब था वर्ड, लफ्ज, बट इट वाज एसोसिएटेड विद थॉट। तो लॉजिक का क्या मतलब था? थॉट। और रीजनिंग दैट इज डिबेट, डिस्कशन। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या हुई? लॉजिकल रीजनिंग हुई डिबेट और डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ सम थॉट, ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ सम रीजन, ठीक है। किसी बात को आप जब किसी एक थॉटफुली उसको सपोर्ट करते हैं या उसको एक्सक्लूड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो यही लॉजिकल रीजनिंग हम डे टू डे करते हैं। हम अक्सर जब डिबेट कर रहे होते हैं, दोस्त से किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम उसको एक बात कहते हैं, तो यार कोई अक्ल की बात कर, यार कोई लॉजिक से बात करो, कोई रीज़न से बात करो, कोई दलील होनी चाहिए तुम्हारे पास। हम कहते हैं नहीं अक्सर, या हम कहते हैं अक्सर कोई बात हो जाए तो हम कहते हैं यार बेतुकी बात कर रहे हो, ये फजूल बात कर रहे हो, इस बात की कोई लॉजिक नहीं बनती। अब वी ऑफन से दैट कि इस बात की कोई लॉजिक, कोई दलील नहीं बनती। तो यही जो है यही क्वालिटी हमने यहाँ यूटिलाइज करनी है कि एक सिचुएशन आपको दी होगी, उसको इवैल्यूएट करके, उसको ठीक करके या उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से रिजल्ट्स आपने क्या करना होता है, आपने कोई एक ओपिनियन अपनी फॉर्म करनी है, एक ऑप्शन जो है वो आपने टिक करनी है। अब ये दो तरह की होती है, एक तो होती है डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग, और एक होती है इंडक्टिव लॉजिक। अब डिडक्टिव लॉजिक जो है वो बुनियादी तौर पर क्या होती है वो हम देखते हैं। डिडक्टिव के नाम ही से आपको जाहिर हो रहा है डिडक्ट, एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्योंकि जनरल स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिंसिपल देखते हैं, जनरल डाटा देखते हैं, और उसकी बेस पे कोई स्पेसिफिक रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं। मसलन किस तरह की डिडक्टिव रीजनिंग हो सकती है? मसलन इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि all men are mortal, Ahmed is also a man, so he must be mortal। अब एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट क्या है कि तमाम ही इंसान क्या हैं, तमाम लोगों को क्या करनी है, मौत आनी है, वो फ़ानी है, और अहमद भी एक इंसान ही है, एक मर्द ही है। तो जब तमाम ही इंसान फ़ानी है तो उसकी बेस पर हम डिडक्ट कर सकते हैं कि अगर अहमद भी इंसान है तो वो भी क्या होगा, अहमद भी क्या होगा, ही विल बी मॉर्टल,
ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ये डिडक्टिव लॉजिक है। एक जनरल सिनेरियो आपने देखा, जनरल स्टेटमेंट देखी, और चूंकि वो जो इंडिविजुअल केस, स्पेसिफिक केस था, वो बिल्कुल उस जनरल स्टेटमेंट के मुताबिक था, इसलिए आपने क्या किया, उसको भी उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। आगे इंडक्टिव को देख लें जी। इंडक्टिव क्या होती है? इट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये उसके उलट होती है। इसमें आपको एक स्पेसिफिक फिगर, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं। मसलन इसको रिवर्स कर दूं मैं कि अहमद was a man, he died, so it concludes that all men will die। क्या मतलब एक इंसान है वो मरा है, इससे ये साबित होता है कि जितने भी इंसान हैं वो क्या होंगे, वो मरेंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल एग्जांपल लिया आपने और इंडिविजुअल एग्जांपल को क्या किया, जनरलाइज कर दिया। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव लॉजिक है, ये ज़्यादातर यूज होती है in scientific रिसर्चेज में, हाइपोथेसिस वगैरह जब आप बिल्ड करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होती है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होती है, डिडक्टिव ही रीजनिंग जो है वो यूज़ होती है। एक जनरल स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, एक पर्सन पर फिट इन कर देते हैं। यहाँ पर ये क्यों यूज़ होती है, क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल होती है। मसलन अरिस्टोटल ने कहा था कि जी अगर किसी चीज़ को बाहर खुला पड़ा रहने दें तो उस पर वो जो मक्खियाँ शक्खियाँ आती हैं और उससे नए जानदार जन्म ले लेते हैं। तो उसने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स एमर्ज कर सकती हैं, क्योंकि उसने कहा कि देखें एक गोश्त के बेजान टुकड़े को अगर आप पड़ा रहने दें तो वो गल जाता है, उस पर मुख्तलिफ तरह के हशरात, कीड़े मकोड़े वो उस पर पलना शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो कीड़े मकोड़े उस नॉन लिविंग थिंग से एमर्ज हो गए, जो कि अब गोश्त जानदार नहीं था। बाद में लुईस पास्चर ने क्या किया, उसको गलत साबित कर दिया। क्यों? कि उसने एक गोश्त के टुकड़े को कवर करके रखा सपोज, और उसने देखा कि अगर उसको हवा फिल्टर कर ली जाए, जर्म्स उस तक ना पहुँचें, तो उसमें कोई ऑल्ट्रेशन, उस सब्सटेंस में कोई इन्फ्लेमेशन या कोई और इस तरह के कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। तो उसने क्या कहा, इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हुए कहा कि चूँकि यहाँ पैदा नहीं हुए, मेरे इस सैंपल पर कीड़े मकोड़े पैदा नहीं हुए, लिहाजा जहाँ कहीं भी हवा इन कांटेक्ट नहीं आएगी वहाँ कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी, लेकिन रीजनिंग या लॉजिक से पहले एक चीज़ आप ज़रा जहन में रख लें कि वो जो लॉजिक आप बना रहे हैं ना, या जिसको आप बेंचमार्क बेसिकली जो स्टेटमेंट को बना रहे हैं, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। मसलन मैं कहूँ कि ऑल ग्रैंडफादर्स आर बॉल्ड, कि तमाम दादा जो हैं वो क्या होते हैं, कंजे होते हैं। अली इज़ आ grandfather too, so he must be bald। कि अली भी एक ग्रैंडफादर है, लिहाजा उसको भी क्या होना चाहिए, उसको भी बॉल्ड होना चाहिए। अब ये बाज़ाहिर तो सही लग रहा है, लेकिन आपने वो जो बेंचमार्क स्टेटमेंट बनाई है ना कि ऑल ग्रैंडफादर्स आर बॉल्ड, ये स्टेटमेंट ही गलत है।
क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि तमाम जो लोग दादा बने या इस एज को पहुँचे वो सब के सब क्या हों, वो सब के सब बॉल्ड हों। इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल, ठीक है। सो चूँकि ये स्टेटमेंट गलत है, ओरिजिनल स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है, तो उससे जो ड्रॉ इन्फरेंस है ये भी क्या होगी, इट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। तो ये दो लॉजिक्स के मेथड हैं, इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अब देखेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ आप बच्चों को समझ ना आई हो तो चूँकि एक डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल, एक इससे पहले हमने करके नहीं देखी होती, तो एक मसाइल ना बच्चों के दिल दिमाग में रहते हैं। सो यहाँ तक कोई चीज़ मेरे बेटे समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, डू आस्क मी। आपके पास सबके पास नंबर मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे प्ले भी हो रहा होता है। सो इस फैसिलिटी को मैक्सिमम आपने यूटिलाइज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर करके जाना है, बिकॉज अब टाइम बहुत कम है। सो विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हो और अल्लाह ताला आपकी लिए ज़िंदगी में आइंदा भी आसानियाँ पैदा करें। जीते रहें, खुश रहें। आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।